नमस्कार, आदाब। हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसे लेकर यहाँ पर राजनीतिक गहमा गहमी मची हुई है इंडिया में। गौतम अदानी एक बार फिर से विवादों के बीच में हैं और बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन पर इस वक्त अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, जहां पिछले लगभग 18 महीनों से इन्वेस्टिगेशंस जारी थे उनके कंपनी पर। उनके भतीजे सागर अदानी और 6 और एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स जो अदानी ग्रीन्स अज्योर के साथ जुड़े हुए हैं, उन पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगे हैं ब्राइबरी के। ये कहा जा रहा है कि कम से कम $265 मिलियन की जो है ब्राइबरी दी गई है और इस ब्राइबरी की जानकारी अमेरिकी निवेशकों को नहीं दी गई है। तो जो भारत में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, उनके जो काउंटर पार्ट हैं सिक्योरिटी एक्सचेंजेस कमीशन अमेरिका में, उन्होंने और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने मिलकर ये जांच की है। इस पूरे मामले को समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ लंदन से जुड़ रही हैं मिताली मुखर्जी। आप एक्टिंग डायरेक्टर हैं रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की ऑक्सफोर्ड में और लीडिंग इनफैक्ट बिजनेस न्यूज रूम्स की संपादक रह चुकी हैं। मिताली, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू स्मिता। अगर सबसे पहले मैं शुरुआत कर सकूं, क्योंकि यहाँ ये जो 54 पेजों का इंडाइटमेंट है, आरोप पत्र है, इसे लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अगर गौतम अदानी ने भारत में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर ब्राइब दिए, अगर यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को ब्राइब किए, इस इंडाइटमेंट की सबसे जो जरूरी पहलू हैं वो अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें। जी जरूर। मैं पहले ये कहना चाहूंगी स्मिता कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। तो जैसे हम देखेंगे अगले कई दिनों में इस कहानी के कई पहलू निकल सकते हैं, कई दूसरे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। आपके दर्शकों को याद होगा कि कुछ महीने पहले एक सिमिलर एलिगेशन था। हालांकि वो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था पर एक रिसर्च फर्म की तरफ से था। और उस मुकाम पर कई इन्वेस्टिगेशंस हुए, अदानी कंपनी ने खुद किए। और उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल ही बेतुके एलिगेशंस हैं, इनमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पर अब हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां पे ये सरकार के लेवल पे बात हो रही है, यूएस गवर्नमेंट की या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की। और जैसे आपने कहा कि इससे यूएस गवर्नमेंट का क्या लेना देना, क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है। देखिए, सीधी सी बात है कि अदानी ने अपना फाइनेंसिंग ग्लोबली किया है। दे हैव फॉरेन फंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। दे हैव फॉरेन इन्वेस्टर्स, निवेशक, एंड दे हैव फॉरेन फंडर्स जिन्होंने कंपनी में पैसा दिया है। तो जो यूएस गवर्नमेंट का ऑब्जर्वेशन है, इट इज रेजिंग सम वेरी सीरियस allegations of corruption which they think provide or point to potential risk for both investors एंड मोर इम्पोर्टेंटली फॉर फंडर्स एज वेल। और जैसा कि मैं कह रही थी स्मिता, ये एक डिवेलपिंग स्टोरी है। एक एक पर्टिकुलर यूएस बेस्ड फंड है और वो $150 बिलियन का फंड है, GQG। उन्होंने पिछली बार जब ये हिंडनबर्ग के एलिगेशंस हुए थे, दे एक्चुअली इन्वेस्टेड बैक इन अदानी एज अ साइन ऑफ सपोर्ट। पर इस बार जो उनका स्टॉक है वो यूएस में ट्रेडिंग में बहुत ही बदतर शोइंग हुई है, इट क्रैश्ड। और उन्होंने कहा है दैट दे आर नाउ गोइंग टू रियली वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट दे वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ गोइंग अहेड। यही स्ट्रेन हम बाकी इन्वेस्टर्स से भी सुन रहे हैं। कुछ फॉरेन बैंक्स हैं जिन्होंने पिछली बार कहा था कि नहीं, ये हिंडनबर्ग रिसर्च का जो भी फाइंडिंग हो हम अदानी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि फ्यूचर फाइनेंसिंग कुड बी पुट ऑन पॉज। वो देखना चाहिए कि ये एलिगेशंस कहाँ जा रही हैं, इन एलिगेशंस की क्या डिटेल है, और तभी वो फ्यूचर फाइनेंसिंग पर कोई डिसीजन लेगी। आगे बढ़ने से पहले मिताली, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि अदानी ग्रुप की तरफ से जब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट्स आए, उनके रिएक्शंस हमने देखे। वो इंडियन नेशनल फ्लैग के सामने खड़े होके उनके कंपनी के एग्जीक्यूटिव सारे जो भी आरोप लग रहे थे उसको डिनाई करते हुए, इस बार भी एक बार फिर से उन्होंने कहा कि सारे आरोप बेसलेस हैं। लेकिन उसमें सवाल ये जरूर खड़ा हो जाता है कि जब सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने ना केवल आपके भतीजे को रेड किया, सागर अदानी को, उनके इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उनको जब्त किया, उनकी जांच हुई, ये जानकारी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ये या तो एसईसी से डायरेक्टली मिली होंगी या गौतम अदानी को जो है खुद ये मुहैया करानी चाहिए थी। तो इंडियन रेगुलेटरी बोर्ड को भी उन्होंने झूठ बोला। तो ये जो डिनायल है इस बार अदानी का, डज इट रियली होल्ड एट द मोमेंट? स्मिता, यू रेज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट बिकॉज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू चार मोटी मोटी बातें खड़ी होती हैं। एक है रेपुटेशनल रिस्क।
आगे जाके अदानी की रेपुटेशन को क्या असर पड़ेगा। हमने कल ही देखा कि केन्या की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दे डू नॉट वांट to go further with Adani as a group for any of their infrastructure projects. I think this poses huge reputational risk for the company. दूसरी बात है फाइनेंशियल रिस्क, इसकी बात हम कर चुके हैं, पर इसके कुछ पहलू हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं, विच इज दैट एज आई सेड सम ऑफ द फॉरेन बैंक्स हैव सेड दे वांट टू पॉज फंडिंग. A couple of hours back, S&P Global Ratings said that the indictment could affect investor confidence in Adani entities, and they have put a negative outlook. Rating agencies generally put an outlook for a company, and they have put a negative outlook for Adani Electricity Mumbai, for ports, for green energy, because they see that the cash flows could be quite materially affected. The other one is the diplomatic fallout. In any case, relations between India and Canada, of course, have been quite strained. But even in the US, जैसे कि आप जानती हैं, relations में काफी pressure था. पन्नून क्या ये मामले को लेकर कनाडा में जहां हम निर्झर किलिंग की मामले को देख रहे थे, भारत अमेरिका में पन्नून मामले की हायर फॉर मर्डर अटेम्प्ट वाले केस को लेकर मामले उलझे हुए हैं। जी बिल्कुल, इसका एक एक अप्रोच हो सकता है, अगर हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं तो इसे क्यों नहीं रिजॉल्व कर सकते हैं. बट आई थिंक डिप्लोमेटिकली अगर सरकार इस कंपनी को और इस ग्रुप को बहुत प्रोटेक्ट करे, इट विल बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन. और चौथी बात जिस पर आपने थोड़ा गौर किया था पहले, इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चंस. The point of institutions is to work as gatekeepers, as checks and balances. The big question here is, in a situation where the head of SEBI, Madhavi Puri Buch, has already been under questioning for what her role was in the investigation into Adani, now you have a situation where SEBI's compatriot in the US is saying, हमारे पास तो ये सारे कागजात हैं, हमारे पास ये सारा सबूत है. तो इसमें सेबी क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी? और अगर हम्म। अदानी ग्रुप के मेंबर्स ने सेबी को फॉल्स टेस्टिमोनी दिया है, झूठ बोला है, तो इसके क्या रेपरकशंस होंगे? एज एन इंस्टीट्यूशन, व्हाट डज सेबी स्टैंड फॉर? ये इंडाइटमेंट जो रिपोर्ट है मिताली, 54 पेजेस की, इसमें आपको लूज एंड्स नजर आते हैं या आपको देखकर लगता है कि ये सॉलिड एविडेंस पर बेस है, उन्होंने बहुत टाइट केस जो है बनाया है इस आरोप पत्र में? I would say it's step one, Smita. Generally, when you come to financial allegations of this kind, and I will say there is history to this, in the sense that SEC has gone quite hard when it has gone with some of these financial investigations. It was only was it December last year that the FTX scam broke out in the US, which was of course a US based story around cryptocurrency. But they went really hard. This is an India-based company. I think over the next few weeks we will know what exactly the ask is. क्या वो extradition की बात कर रहे हैं? क्या वो किसी और parallel investigation की बात कर रहे हैं? What is it that they have asked for and required for? But I think there will be sort of some iterations of this in the weeks to come. हाँ, जो दो चीजें बात की जा रही हैं, एक, एम्बेसडर केसी सिंह जो कि पूर्व राजनयिक रहे हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इसमें इसेंशली भारत को जो है, अगर आप एक्स्ट्राडाइट नहीं करना चाहते हैं गौतम अदानी को, तो आपको अपनी जमीन पर प्रोसिक्यूशन शुरू करनी होगी, केस शुरू करके। वो अलग बात है कि आप केस शुरू करें, गौतम अदानी को जमानत मिल जाए, वो अपने आराम से घूम सकते हैं, लेकिन आपको फिर केस शुरू जरूर करना होगा। दूसरी बात ये भी है कि अदानी अगर नहीं जा पा रहे हैं अमेरिका, अगर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, हो सकता है दूसरे मुल्क वो जा सके, लेकिन अमेरिका के बहुत सारे अलाइज हैं जो शायद अमेरिका को फिर सपोर्ट करेंगे कि अगर अदानी उनकी जमीन पर आते हैं तो क्या वो उस अरेस्ट वारंट पर एक्ट करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, उनके लिए जरूरी हो सकता है। India and US have had an extradition treaty from the 90s, I think, from memory. 1993 से है शायद। So it has not been acted upon very often, and if it happens now, I think it would be a huge embarrassment because of the scale of what we're talking about. We are not talking about a marked terrorist. We are not talking about someone who's sort of a fraudster. We are talking about someone who runs $1 billion empire in India that has global arms. So I think the first thing is the size of what we're talking about, if we are indeed going down to extradition. दूसरी बात है, जैसा आपने कहा, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, बेल हो सकती है.
What are Adani's aspirations? Because part of this, of course, is some of the solar projects they wanted to set up in India, but a large part of their growth is global aspirations and global ambitions. If you ran a track of the last 12 months and, where they've signed off agreements, it ranges from parts of Africa, of course, Australia, Israel as well. There is huge collateral damage from these sort of observations and allegations. हम्म। Um, and I think something that has been sort of coming to fruition in the last 2 years, 2 साल से इस मुद्दे पर काफी बात हो रही है. हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट था, फिर अदानी का रिस्पॉन्स था, फिर सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया. आई थिंक नाउ when it moves to a government level, it becomes a whole other deal. किस लेवल पर भारत में जांच होनी चाहिए मिताली? क्योंकि माधवी बुच को जब जॉइंट संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया, समन भेजा, वो बुलावे पर वो नहीं आई, जवाब नहीं दी है. इस मामले को किस तरीके से जांच होनी चाहिए? इसके पहले एक एम्ब्रियार हेलीकॉप्टर का विवाद था, आरोप था, उसमें भी जब अमेरिका में केस इस तरीके से सामने आए थे, उसके बाद सीबीआई ने यहाँ पर केस दर्ज किया था, तब कांग्रेस की सरकार थी और उस मामले की जांच शुरू की थी. आपको क्या लगता है कि किस लेवल पर, कैसे स्तर पर जांच आइडियल होगी इस मामले में? देखिए स्मिता, पिछले कई सालों में एक राफेल अफेयर्स की भी बात हुई है, उसके लिए भी जांच की काफी आस्क हुई थी. आई थिंक दो बातें हैं. जांच करने से पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है. इस सरकार के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि एक्सेप्टेंस में ही हम कहीं कहीं ना कहीं रास्ता भूल जाते हैं. तो फिर एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करना तो अलग बात है. कई पहलू हो सकते हैं. देयर शुड डेफिनेटली बी एन इन्वेस्टिगेशन, आई थिंक, विद अ पार्लियामेंट्री कमिटी. बट बिफोर दैट, एज आई सेड, टू गो बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट, I think very hard questions have to be asked of SEBI. This is not just about what the US, Securities and Exchange Commission is saying. This is about a regulator who protects each and every Indian investor. You and me, all our hard saved earnings go into the stock market. People invest through mutual funds. If we cannot trust the institution that is in place to protect हम्म। our money and is in place to protect the interests of shareholders, then in what capacity can the SEBI chief and SEBI be able to comment on this, and why should they be allowed? भारत के रेगुलेटरी बोर्ड पर, मार्केट्स एक्सचेंज बोर्ड पर जो है सबसे बड़े सवाल या निशान लगे हुए हैं. आखिरी सवाल मिताली, जैसा आपने कहा कि अदानी के, जो हम अगर देखें उनकी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेसेस हैं, श्रीलंका में उसको लेकर कहा जा रहा है वो जांच करेंगे, बांग्लादेश में कहा जा रहा है उसको स्क्रैप करेंगे, कीनिया ने स्क्रैप कर दिया है. और जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी गए हैं पिछले कुछ सालों में, गौतम अदानी उनके साथ रहे हैं, उस डेलीगेशन का हिस्सा, सीईओज के टॉप बिजनेस मीटिंग्स में नजर आए हैं. और जाने जाते हैं एज अ वेरी क्लोज एड ऑफ मिस्टर मोदी. जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के बाद 2014 में गुजरात से दिल्ली आए थे, तो अदानी के एयरक्राफ्ट में ही आए थे. तो इन सब के मद्देनजर क्या आपको लगता है कि यहां पर इंडिया इंक के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है? सिर्फ अदानी ग्रुप का ही नहीं, इंडिया इंक को भी ग्लोबली जो है, लोग जहां जहां भारतीय निवेशक जा रहे हैं पैसा रेस करने के लिए या निवेश करने के लिए, उनको लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं? पिछले 10 साल में एक चेंज आया है इंडिया इंक में, स्मिता. और वो ये चेंज है कि ये इंडिया इंक अब नहीं रहा और एक ड्यूओपोली बन गया है. इफ यू वर टू स्प्लिट अप सम ऑफ द की बिजनेसेस, आई थिंक यू वुड फाइंड अ लार्ज पार्ट ऑफ sort of hard infrastructure, as you say, roads, airports, ports fall under the Adani umbrella. If you were to look at new economy and old oil, it would fall under the Ambani umbrella. And then you have a little bit more of the capital spread between the Birlas and the Tatas, to some extent. Uh, I think this is certainly reputational risk for India as a market. People may be able to see the difference between how one business empire functions and the other one functions, but the problem becomes of dependence. Over the last 10 years, हमारी जो economy है, it has become so dependent on these two empires, the Adanis and the Ambanis, that I think that is the more difficult question to answer. Who is India Inc. anymore? What does it हम्म। constitute? And who do we depend on as an economy?
ठीक है, तो एक जरूर तय है कि इस एपिसोड में बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई वेस्टर्न कंस्पिरेसी है, और वो कहेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। Many कांग्रेस people have के जो been नेता हैं, saying लीडर ऑफ ऑपोजिशन है that राहुल गांधी, Smita उन्होंने has एक दिन done पहले a प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा very कि इस मामले की wonderful जांच हो और जो भी दोषी in पाया जाए, क्योंकि कुछ उंगलियां उठ रही 2022 हैं जो when उस she वक्त was की जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है nominated उसमें, Scotland. वो भले ही बीजेडी की सरकार And हो, now there's no डीएमके हो doubt या that the कांग्रेस की सरकार हो investigation राज्यों में, has अगर वो भी दोषी पाए produced जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन again and जांच तो again कम and से again कम हो। when आप there is डिनायल में when नहीं रह सकते हैं। फिलहाल मिताली मुखर्जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। स्मिता, थैंक यू। आपके दर्शकों से मैं माफी मांगना चाहती हूँ, बट माय हिंदी वाज नॉट सो गुड। आई शुड हैव एक्सप्लेन दिस मच बेटर इन हिंदी, बट बिजनेस टर्मिनोलॉजी समटाइम्स सॉर्ट ऑफ गोज इनटू इंग्लिश अगेन। थैंक यू फॉर डूइंग अ नहीं, ग्रेट जॉब इट्स अ इन ग्लोबल ट्रांसलेटिंग। ऑडियंस, तो आई एम श्योर लोगों को गुड। समझ में आ गई होगी आई बात। और अंडरस्टैंड। जैसा आपने कहा, ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो आगे भी और परतों को हम एक तरीके से जो है हम उठाते रहेंगे और इस खबर पर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।